हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स इंस्टीट्यूट प्लेटफॉर्म। हम बीपीएससी तैयारी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसमें हम बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे। इसमें हम हिस्ट्री का पार्ट कंप्लीट कर रहे हैं, जो हमारा मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है। इसमें हम किसान विद्रोह एवं आंदोलन को कंप्लीट कर चुके हैं। कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्थाएं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, हमारा 3 कंप्लीट हो गया है, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। आज हम पढ़ेंगे बंगाल विभाजन एवं स्वदेशी आंदोलन, मुस्लिम लीग एवं होम रूल लीग आंदोलन, क्रांतिकारी गतिविधियां, रोलक एक्ट, खिलाफत एवं असहयोग आंदोलन, सविनय अयोध्या, गांधी इरविन समझौता एवं गोलमेज सम्मेलन। इन सबसे क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज तक अभी तक जितने भी बीपीएससी एग्जाम कंडक्ट कराए गए हैं बीपीएससी के द्वारा, उसमें कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं, हम उसको देखते हैं। तो चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं बंगाल विभाजन एवं स्वदेशी आंदोलन। यहाँ से स्टार्ट हो रहा है हमारा बंगाल विभाजन एवं स्वदेशी आंदोलन। पहला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या दिया गया है। प्रथम बार संघर्ष के तरीकों के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार किसके द्वारा अपनाए गए थे? ठीक है, होम रूल आंदोलन, साइमन कमीशन की भारत आगमन, बंगाल विभाजन। तो क्या पूछा है, प्रथम बार संघर्ष के तरीकों के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार किसके द्वारा अपनाए गए थे? तो इसका हम आंसर देखेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बंगाल विभाजन के दौरान। ठीक है, क्योंकि देखिए होम रूल जो आंदोलन हुआ था ये 1916 में हुआ था। साइमन कमीशन के भारत आगमन ये कब आया था? लगभग 1928 में आया था। बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में। ठीक है, और ये जो पहली बार स्वदेशी एवं बहिष्कार किसके द्वारा अपनाया गया था? तो ये जो हुआ था स्वदेशी और बहिष्कार, ये देखिए हम यहाँ से देखते हैं, प्रथम बार संघर्ष के तरीकों के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार बंगाल विभाजन के दौरान अपनाए गए थे। वर्ष 1905 में अविभाजित बंगाल प्रेसिडेंसी का विभाजन लॉर्ड कर्जन की सर्वाधिक आलोचनात्मक नीतियों में से एक था, जिसने न केवल बंगाल में बल्कि पूरे भारत में व्यापक विरोध शुरू हो गया, और इस घटना ने स्वतंत्रता आंदोलन को गति प्रदान किया। तो देखिए इसमें कौन सही हो जाएगा? बंगाल विभाजन के दौरान ही क्या स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन अपनाया गया था। ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। 1905 ईस्वी में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी, बिपिन चंद्र पाल, महादेव गोविंद रानाडे, गोपाल कृष्ण गोखले। तो 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था। इनके बारे में हम समझ लेते हैं। सन 1905 ईस्वी में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना जो कांग्रेस के उदारवादी नेता एवं महात्मा गांधी के कौन थे? राजनीतिक गुरु थे, गुरु गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा ये किया गया था। इसकी स्थापना महाराष्ट्र के पुणे में हुआ था। इसका उद्देश्य क्या था? नौजवानों को सार्वजनिक जीवन के लिए प्रशिक्षित करना। इस सोसाइटी के सदस्य आजीवन देश सेवा करने का वचन लेते थे। तो याद रखे रहिएगा, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना कब हुई? 1905 में हुआ। किसके द्वारा हुआ? गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा हुआ। गोपाल कृष्ण गोखले कौन थे? ये महात्मा गांधी के राजनैतिक गुरु थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। स्वतंत्रता आंदोलन के प्रथम चरण में देखते हैं, आतिवादी भारतीय नेतृत्व द्वारा निम्नलिखित में किसको समझा और संगठित किया गया? ठीक है, प्रथम चरण में भारतीय नेतृत्व द्वारा निम्नलिखित में से किसको समझा और संगठित किया गया? आर्य समाज, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904, बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन, असहयोग आंदोलन। तो स्वतंत्र आंदोलन के प्रथम चरण में क्या किया गया था? तो बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन, जो हमारा 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था, इसी के विरोध में चलाया गया था बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन। ठीक है, तो यही संगठित किया गया था। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस घटना के दौरान वंदे मातरम गीत एक धार्मिक मंत्र बना? बंगाल विभाजन, मुजफ्फरपुर बम कांड, चंपारण आंदोलन, होम रूल आंदोलन। तो जो क्या है, वंदे मातरम एक धार्मिक मंत्र बना था तो बंगाल विभाजन के समय। ठीक है, बंगाल विभाजन 1905 के दौरान बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखे वंदे मातरम को लोगों ने पूरे देश में एकता और बंधुत्व का मंत्र बना लिया तथा हड़ताल एवं घटना प्रदर्शन के दौरान यह गीत अत्यंत लोकप्रिय हो गया। संविधान द्वारा इस गीत को 24 जनवरी 1905 में राष्ट्रीय गीत के रूप में स्वीकृत किया गया। तो याद रखे रहिएगा, वंदे मातरम गीत को एक धार्मिक मंत्र कब बनाया गया? तो बंगाल विभाजन के दौरान। इसको हम देख लेते हैं। तो बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में। सन याद रखे रहिएगा। चंपारण आंदोलन कब हुआ था? 1917 में हुआ था। होम रूल आंदोलन कब हुआ था? तो जो ये होम रूल आंदोलन हुआ था ये 1916 में हुआ था। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन
हमारा दिया गया है, बंगाल विभाजन के विषय में किसने कहा था? विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा। सुरेंद्र नाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, बिपिन चंद्र पाल, चित्तरंजन दास। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो किसने कहा था बंगाल विभाजन के विषय में कि विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा? तो ये कहने वाले थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। देखिए, बंगाल विभाजन के समय सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने कहा कि विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा है। बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुआ था? जुलाई 1905 में वो किया गया था घोषणा, तथा 16 अक्टूबर 1905 को जब बंगाल विभाजन विधिवत रूप से लागू हुआ तो आंदोलनकारियों ने इस दिन को शोक दिवस के रूप में मनाया। तो शोक दिवस तथा इसी के दिन रक्षाबंधन दिवस भी मनाया गया था 16 अक्टूबर को ही। ठीक है, तो याद रखे रहेगा। ये किसने कहा था विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गया? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने कहा था। ये देखिए, 67वीं बीपीएससी में पूछा गया एक क्वेश्चन है, तो एग्जाम में आ सकता है। स्वदेशी आंदोलन की सबसे बड़ी कमी यह रही कि वह आंदोलन के निम्नलिखित में से किस समूह का समर्थन नहीं जुटा पाया? स्वदेशी आंदोलन का क्या सबसे बड़ा कमी था? हिंदू का, मुस्लिम समूह का, शिक्षित भारतीय का, कलाकार और लेखक का। तो इसमें इसकी सबसे बड़ी कमी यह थी कि यह मुस्लिम समूह को अपने समर्थन में नहीं जुटा पाया। इसको हम समझते हैं। बहुआयामी कार्यक्रमों और गतिविधियों वाले इस स्वदेशी आंदोलन ने पहली बार समाज के एक बहुत बड़े तबके को अपने दायरे में लिया। जनता का एक बहुत बड़ा हिस्सा पहली बार सक्रिय राष्ट्रवादी राजनीति में भागीदार बना। राष्ट्रीय आंदोलन का सामाजिक दायरा काफ़ी फैला हुआ। जमींदार, शहरी, निम्न मध्यम वर्ग के लोग, छात्र शरीक हुए। पहली बार औरतें घर से बाहर निकलीं, प्रदर्शन में हिस्सा लेने लगी, धरने में बैठने लगी। इस आंदोलन में किसान वर्ग, विशेषकर निचले तबके के, सम्मिलित नहीं हुए थे। केवल 22 साल इसका अपवाद माना जाता है। जहाँ एक मुसलमानों का सवाल है, स्वदेशी आंदोलन समाज के विभिन्न तबकों के कुछ मुसलमानों को ही साथ ले सका था। देखते हैं कि स्वदेशी आंदोलन जो था इसमें मुसलमानों को ही अपने साथ ले सका, जैसे कुछ ही मुसलमानों को। बहुसंख्यक मुसलमानों ने इसका साथ नहीं दिया, विशेषकर खेतिहर मुसलमानों ने। इसका प्रमुख कारण अंग्रेजी हुकूमत द्वारा मुसलमानों में सांप्रदायिकता का जहर घोलना था। इस वर्ग का समर्थन ना प्राप्त करना ही स्वदेशी आंदोलन की सबसे बड़ी कमी थी। ठीक है, आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वदेश बांधव समिति का संस्थापक कौन था? तो इसको हम देखते हैं कि स्वदेश बांधव समिति का संस्थापक कौन था। तो ये अश्वनी कुमार दत्त थे। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, याद रखे रहिएगा। स्वदेश बांधव समिति के जो संस्थापक थे अश्वनी कुमार दत्त थे। बंगाल विभाजन की घटना के दौरान बंगाल में अश्वनी कुमार दत्त ने 6 अगस्त 1905 को स्वदेश बांधव समिति की स्थापना की थी। स्वदेशी वस्तुओं की खपत को बढ़ावा देने के लिए इस संगठन का गठन किया गया था। तो याद रखे रहेगा, स्वदेश बांधव समिति का संस्थापक अश्वनी कुमार दत्त कहाँ किए थे? ये बंगाल विभाजन के दौरान बंगाल में किए थे। कब किए थे? 6 अगस्त 1905 को। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? तो बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था। इसमें क्या कहा जा रहा था कि स्वदेश, अपने देश का बना हुआ सामान यूज करने के लिए। ठीक है, तो कौन सा बंगाल विभाजन के प्रत्याघात में शुरू किया गया? स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था। ठीक है, आगे हम देखते हैं क्वेश्चन दिया गया है, 1904 ईस्वी में देवघर में गोल्डन लीग की स्थापना ब्रिटिश का बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन की प्रगति के लिए की गई। तो 1904 में जो देवघर में गोल्डन लीग की स्थापना हुआ था, ये कहाँ पे किया गया था? तो ये किया गया था बिहार में। तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा। कब किया गया था? 1904 में देवघर में गोल्डन लीग की स्थापना, ब्रिटिश सरकार का बहिष्कार व स्वदेशी आंदोलन की प्रगति के लिए किया गया था। कहाँ पे? बिहार में किया गया था। इसके बारे में हम समझ लेते हैं। 1904 में देवघर गोल्डन लीग की स्थापना विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार व स्वदेशी आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए किया गया था। इसकी स्थापना बिहार के देवघर, जो अब झारखंड में है, वहाँ पे किया गया था। ठीक है, इनमें से कौन सा अहरार आंदोलन से संबंधित नहीं था? अहरार आंदोलन के बारे में हसन इमाम, मौलाना जफर अली खान, मजरुल हक, हकीम अनवर। तो जो अहरार आंदोलन था इसमें ये चारों लोग शामिल थे। ठीक है, तो प्रयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से दिए, ऑप्शन ई सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1904 में किसने अभिनव भारत सोसाइटी को संगठित किया था? तो अभिनव भारत सोसाइटी को वी.डी. सावरकर ने संगठित किया था। तो याद रखिए रहेगा, अभिनव भारत सोसाइटी किसने स्थापित किया था? वी.डी. सावरकर ने। इनके बारे में हम देखते हैं, विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा 1904 में स्थापित मित्र मेला की एक ही गुप्त सभा अभिनव भारत में परिवर्तित हो गई थी। तो याद रखिए रहेगा, जो मित्र मेला था ये एक गुप्त सभा अभिनव भारत में परिवर्तित हो गया था।
अभिनव भारत की शाखाएं महाराष्ट्र के अलावा कर्नाटक और मध्य प्रदेश में भी स्थापित की गई। इस संस्था का वार्षिक सम्मेलन गुप्त रूप से होता था। अभिनव भारत ने पांडुरंग महादेव बापट को रूसी क्रांतिकारियों में बम बनाने की कला सीखने के लिए पेरिस भेजा था। तो ये क्वेश्चन याद रखे रहिएगा कि जो अभिनव भारत सोसाइटी का संगठन किया गया था, किसने किया था? वीडी सावरकर ने 1904 में किया था। ठीक है। बिहार कांग्रेस कमेटी के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो बिहार कांग्रेस कमेटी के पहले अध्यक्ष कौन थे? हसन इमाम थे। तो याद रखे रहिएगा, बिहार कांग्रेस कमेटी के पहले अध्यक्ष हसन इमाम थे। इनके बारे में हम पढ़ लेते हैं। यहाँ से हम देखते हैं तो 1909 में बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी की स्थापना सोरपुर में किया गया था। तो याद रखे रहिएगा, बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी की स्थापना कब किया गया था? 1909 में। इसका पहला संस्थापक जो और अध्यक्ष जो थे हसन इमाम को बनाया गया था। बॉम्बे में 1918 में इन्हें ही अखिल भारतीय कांग्रेस के विशेष सत्र का भी अध्यक्ष चुना गया था। तो याद रखिए रहिएगा कि बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी की स्थापना किसने किया था? तो ये इसके पहले संस्थापक और अध्यक्ष हसन इमाम थे। कब किया गया था? 1909 में किया गया था। कहाँ किया गया था? बिहार के सोनपुर में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1905 ईस्वी में विभाजन के पश्चात बंगाल एक प्रांत के रूप में पुनः एकीकृत हुआ। कब पुनः इसमें मिल गया था? तो 1911 में। देखते हैं 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल को 2 हिस्सों में विभाजित कर दिया गया था। पहले भाग में पूर्वी बंगाल तथा असम थे, जबकि दूसरे भाग में शेष बंगाल था। ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम के स्वागत में आयोजित दिल्ली दरबार में 12 दिसंबर 1911 को सम्राट ने बंगाल विभाजन को रद्द घोषित कर दिया तथा बंगाल का एकीकरण 1912 में संपन्न हुआ। तो सम्राट ने घोषणा को रद्द कब किया था बंगाल विभाजन को? तो 12 दिसंबर 1911 को। एकीकरण कब हुआ था? 1912 में। ठीक है। तो ये क्या पूछा है कि पुनः एकीकृत कब हुआ? तो 1911 में इसका घोषणा हो गया था। 1905 ईस्वी में बंगाल के विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो उसने समय कौन था? लॉर्ड कर्जन था। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखे रहिएगा। लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905 तक ब्रिटिश भारत के वायसराय रहे, जो 39 वर्ष की आयु में भारत के सबसे कम उम्र के वायसराय बने थे। कर्जन को भारत का सर्वाधिक लोकप्रिय वायसराय के रूप में जाना जाता है। तो ये ऑप्शन डी सही हो जाएगा, लॉर्ड कर्जन। ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विभाजन जो हुआ सूरत अधिवेशन में, कब सूरत अधिवेशन कब हुआ था? तो सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ था। यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 2 भागों में बढ़ जाता है, नरम दल और गरम दल में। ठीक है। यहाँ से हम इसके बारे में समझ लेते हैं। हम 26 दिसंबर 1907 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन सूरत में हुआ, जिसमें कांग्रेस विभाजित हो गया। इस अधिवेशन में नरम दल व गरम दल दोनों में अध्यक्ष पद के लिए मतभेद था। अतः क्या हुआ कि उदारवादी दल के डॉक्टर रास बिहारी घोष ने अध्यक्षता की। 1916 ईस्वी में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने किया था, में पुनः दोनों दलों का आपस में विलय हो गया। तो 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का बंटवारा हो गया था नरम दल और गरम दल में। 1907 में कौन थे अध्यक्ष? रास बिहारी घोष थे। फिर क्या हुआ? 1916 में जब कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन हुआ तो यहाँ पे दोनों का आपस में विलय हो गया। उतने समय कौन थे अध्यक्ष? तो अंबिका चरण मजूमदार थे। ठीक है। बंगाल का विभाजन हुआ, इसको हम देखते हैं। तो बंगाल का विभाजन हुआ था 16 अक्टूबर 1905 को। तो इसमें नहीं दिया गया है, तो कब था? 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन हुआ था। और इसका घोषणा कब किया गया था? 19 जुलाई 1905 को घोषणा हुआ था और 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन हो गया था। तो इसमें से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है। बंगाल 1905 ईस्वी में विभाजित हुआ, जिसके विरोध के फलस्वरूप यह दोबारा एकीकृत हुआ। इसको हम देख लेते हैं। कब एकीकृत हुआ था? 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द करने का घोषणा किया गया था तथा 1912 में हो गया था। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 1911 में। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव वर्ष 1905 में पारित किया। प्रस्ताव का उद्देश्य था अपने लिए संविधान बनाने का अधिकार, परंतु ऐसा नहीं हुआ। स्वशासन सुनिश्चित करना, उत्तरदायी सरकार, स्वयं की सरकार। तो कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव वर्ष 1905 में पारित किया और जो कांग्रेस थे इसके अध्यक्ष उतने समय दादा भाई नौरोजी थे। तो ये क्या था? स्वशासन सुनिश्चित करने के लिए ये पारित किया गया था। इसका उद्देश्य यही था। ठीक है। कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव वर्ष 1905 में पारित किया। इस प्रस्ताव का मुख्य उद्देश्य स्वशासन सुनिश्चित करना था। 1905 में हुए कांग्रेस के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए गोपाल कृष्ण गोखले ने स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का समर्थन किया। 1906 ईस्वी में कलकत्ता में हुए कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए दादा भाई नौरोजी ने पहली बार स्वराज की मांग प्रस्तुत किया था। तो याद रखिए रहेगा,
1905 में कौन किया था कांग्रेस का? ये बनारस अधिवेशन हुआ था, तो उसके अध्यक्ष कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। फिर सॉरी, जो हमने बताया था, तो वो 1906 में दादा भाई नौरोजी थे, तथा पहली बार यहाँ पे इन्होंने स्वराज की मांग की थी। और जो स्वराज प्रस्ताव का उद्देश्य जो रखा गया था, ये कब रखा गया था? प्रस्ताव वर्ष 1905 में रखा गया था बनारस अधिवेशन में। और इसके अध्यक्ष ये कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। तो इतना समझ में आ गया। हम नेक्स्ट देखते हैं, बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? तो जो बंग भंग आंदोलन शुरू हुआ था, देखिए, ब्रिटिश संसद द्वारा 19 जुलाई 1905 को बंगाल के विभाजन के निर्णय की घोषणा की गई, जिससे 16 अक्टूबर 1905 को यह लागू हो गया। इसके विरोध में कांग्रेस के बनारस अधिवेशन 1905, जिसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी, में स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदन किया गया था। तो ये जो बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू किया गया था? स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, भारत में स्वदेशी आंदोलन किसके दौरान किया गया था? तो गांधी जी के चंपारण नहीं, ये तो 1917 में हुआ था। बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन के दौरान, ठीक है, जो 1905 में हुआ था। रोलेट एक्ट कब आया था? 1919 में आया था। असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1920 में लगभग में हुआ था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, बंगाल विभाजन की घोषणा किया गया। तो घोषणा किया गया था 19 जुलाई 1905 को, भी हमने बताया था। किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने। और ये पारित कब हो गया था? 16 अक्टूबर 1905 को, जिस दिन शोक दिवस मनाया गया और रक्षाबंधन दिवस 16 अक्टूबर को मनाया गया था। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन का घोषणा किया गया था। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विभाजन हुआ सूरत अधिवेशन में। तो सूरत अधिवेशन कब हुआ था? 1907 में। उतने समय अध्यक्ष कौन थे? रास बिहारी घोष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित वर्गों में कौन सन 1905 के स्वदेशी आंदोलन में मुख्यतः अप्रभावित रहा? अप्रभावित कौन थे? महिलाएं तो प्रभावित थी, कृषक भी थे, बुद्धिजीवी भी थे। तो इसमें से कौन अप्रभावित रहा? तो इसमें से हम देखते हैं, तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा सी। तो कृषक और मुसलमान जो थे ये अप्रभावित थे। ठीक है, देखिए, यहाँ से हम समझ लेते हैं, स्वदेशी आंदोलन बंगाल विभाजन के विरोध में उठा एक जन आंदोलन था। बंगाल विभाजन का मूल उद्देश्य था कि मूल बंगाल में बंगालियों की आबादी कम करके उन्हें अल्पसंख्यक बनाना था। इस आंदोलन का प्रचार लोकमान्य तिलक ने पूरे देश में, विशेषकर बम्बई और पुणे में किया। ठीक है, इसको समझ लीजिए। लाला लाजपत राय ने पंजाब और उत्तर प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में पहुंचाया। सैयद हैदर रजा ने दिल्ली में इस आंदोलन का नेतृत्व किया। जनता का बहुत बड़ा हिस्सा पहली बार सक्रिय राष्ट्रवादी राजनीति में भागीदार बना। पहली बार औरतें घर से बाहर निकली, वह धरने व प्रदर्शन में भाग ली हैं। ठीक है, जहाँ तक किसानों, विशेषकर निचले तबके के किसानों को आंदोलन के लिए तैयार करने की बात है, स्वदेशी आंदोलन इस मामले में असफल रहा। स्वदेशी आंदोलन समाज के विभिन्न तबकों के कुछ मुसलमानों को ही अपने साथ ले सका। बहुसंख्यक मुसलमान, विशेषकर खेतिहर मुसलमानों ने साथ नहीं दिया। तो हमारा क्वेश्चन क्या पूछा था कि 1905 में जो स्वदेशी आंदोलन अपनाया गया, ये जो चलाया गया, इसमें कौन अप्रभावी रहे थे? तो ये मुसलमान और जो कृषक थे, ये दोनों अप्रभावी रहे थे इसमें। ठीक है, भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब हुई? तो ये कब हुआ था? 1912 में। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। दिसंबर 1911 में ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम का दिल्ली आगमन हुआ, दिल्ली दरबार के नाम से जिसे जाना जाता है। इस दिल्ली दरबार में 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द करने और कलकत्ता की जगह दिल्ली को राजधानी बनाने की घोषणा हुई। फलस्वरूप 1 अप्रैल 1912 को दिल्ली को भारत की राजधानी बना दिया गया। तो याद रखे रहिएगा, घोषणा 1911 में हुआ, तथा ये इसमें क्या हुआ? बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था, तथा इसको दिल्ली को राजधानी बनाने का घोषणा किया गया, और 1912 को दिल्ली भारत की राजधानी बन गया। ठीक है, अब यहाँ से हमारा नेक्स्ट है, मुस्लिम लीग एवं होम रूल लीग आंदोलन से कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया हुआ है। इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया, इनमें से कौन अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के संस्थापक नहीं थे? तो हम देखते हैं, तो इसमें पूछा गया अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के संस्थापक नहीं थे। तो M.A. जिन्ना नहीं थे, आगा खान, नवाब सलीमुल्लाह, नवाब मोहसिन उल मुल्क, ये तीनों थे। M.A. जिन्ना नहीं थे। ठीक है, मोहम्मद जिन्ना नहीं था। देखते हैं, मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका के नवाब सलीमुल्लाह, वकार उल मुल्क तथा मोहसिन उल मुल्क के द्वारा 30 दिसंबर 1906 को ढाका में किया गया था, जबकि मोहम्मद अली जिन्ना इसकी स्थापना के पश्चात बाद में इससे जुड़े, तथा 1940 में इसकी लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता भी की। तो हमारा अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के संस्थापक नहीं थे, तो मोहम्मद जिन्ना नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं,
मुस्लिम लीग के पाकिस्तान प्रस्ताव के पहले 2 राष्ट्र के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? ऑप्शन ए दिया गया सर सैयद अहमद खान, मोहम्मद इकबाल, लियाकत अली खान, M.A. जिला। तो इसमें कौन थे जिन्होंने 2 राष्ट्र के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था? सर सैयद अहमद खान ने किया था। इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसको हम समझ लेते हैं। मुस्लिम लीग ने मार्च 1940 में पाकिस्तान राष्ट्र की मांग की थी तथा मोहम्मद इकबाल ने 1930 में 2 राष्ट्र का सिद्धांत दिया, परंतु सबसे पहले सर सैयद अहमद खान ने 1888 में मेरठ के एक संबोधन के दौरान हिंदू और मुसलमानों के लिए 2 अलग-अलग राष्ट्र की बात कही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय सम्मेलन में कितने मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का द्वितीय सम्मेलन हुआ था उसमें कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? 33 प्रतिनिधियों ने उसमें भाग लिया था। इसके बारे में हम समझ लेते हैं। देखते हैं हम, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय 72 प्रतिनिधियों की उपस्थिति के साथ 28 दिसंबर 1885 को बॉम्बे के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुआ था इसका स्थापना। इसके संस्थापक तथा महासचिव ए.ओ. ह्यूम थे, जिन्होंने कलकत्ता के योमेश चंद्र बनर्जी को अध्यक्ष नियुक्त किया था। कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 1886 में कलकत्ता में हुआ था, जिसके अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे। इसमें 33 मुसलमान प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, मुस्लिम लीग ने अपना वार्षिक अधिवेशन नियमित रूप से आरंभ किया था। तो इन्होंने 1925 ईस्वी से मुस्लिम लीग ने अपना वार्षिक अधिवेशन नियमित रूप से किया था। ठीक है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था? 30 दिसंबर 1906 को ढाका में आगा खां और सलीमुल्लाह खां के नेतृत्व में ये मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ था, जिसका पहला अधिवेशन 1907 में हुआ था। मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन नियमित रूप से 1925 ईस्वी से आरंभ हुआ। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखी रहेगा। कब से ये लोग क्या करते थे? मुस्लिम लीग वार्षिक अधिवेशन करते थे नियमित रूप से 1925 ईस्वी से, और इसका स्थापना कब हुआ था? 30 दिसंबर 1906 को ढाका में आगा खां और सलीमुल्लाह खां के नेतृत्व में। निम्नलिखित में से किसका योगदान होम रूल लीग की स्थापना में नहीं था? तो था किसका, ये देखते हैं। बाल गंगाधर तिलक का, एनी बेसेंट का, M.A. सुब्रमण्यम अय्यर का भी था। तो T.S. अलकाट का नहीं था। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। एनी बेसेंट ने पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के माध्यम से होम रूल चलाने का प्रस्ताव किया था। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक ने 28 अप्रैल 1916 ईस्वी में बेलगाम के सम्मेलन में होम रूल लीग की स्थापना के गठन की घोषणा की। T.S. अलकाट होम रूल की स्थापना से संबंधित नहीं थे, बल्कि ये थियोसॉफिकल सोसाइटी से संबंधित थे। तो हमारा ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन डी, T.S. अलकाट इससे संबंधित नहीं थे। होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का घोतक था, क्योंकि इसमें हम समझते हैं इसने हमारे देश के सामने स्वशासन की एक ठोस योजना रखी। सही है। आंदोलन का नेतृत्व गांधी जी के हाथ में आ गया। गलत। हिंदू और मुसलमानों ने एक संयुक्त संघर्ष आरंभ किया। इसमें अतिवादियों और आतंकवादियों और उदारवादियों के लिए बीच पुनर्मेल स्थापित हुआ। गलत। तो देखते हैं हम, होम रूल आंदोलन जिसका उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहते हुए संवैधानिक तरीके से स्वशासन को प्राप्त किया जाए। इसके प्रमुख नेता थे बाल गंगाधर तिलक एवं श्रीमती एनी बेसेंट। तिलक ने स्वशासन प्राप्ति हेतु 28 अप्रैल 1916 ईस्वी को बेलगाम में होम रूल लीग की स्थापना की। इनके द्वारा स्थापित लीग का प्रभाव कर्नाटक, महाराष्ट्र, बंबई को छोड़कर जो हिस्सा था मध्य प्रांत एवं बरार तक फैला था। तिलक ने मई 1917 में नासिक में लीग की वर्षगांठ मनाई थी। भारत आकर एनी बेसेंट ने साप्ताहिक पत्र कॉमनवेल्थ का 2 जनवरी 1914 ईस्वी में तथा दैनिक पत्र न्यू इंडिया का 14 जुलाई 1914 ईस्वी में प्रकाशन प्रारंभ किया, जिसमें न्यू इंडिया का प्रमुख योगदान रहा। इन पत्रों के माध्यम से एनी बेसेंट ने भारतीयों में स्वतंत्रता एवं राजनीतिक भावना को जागृत किया। इन्होंने भारत में आयरलैंड की तरह सितंबर 1916 ईस्वी को मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना किया तथा कहते जॉर्ज अरुंडेल को लीग का सचिव बनाया। अड्यार मद्रास में लीग का मुख्यालय स्थापित है। तो याद रखी रहिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने वाला प्रस्ताव पारित किया गया था। वर्ष किसमें पारित किया गया था? 1940 में। मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की स्थापना की मांग, मुस्लिम लीग की स्थापना में हमने पढ़ा कि 1906 में हुआ था। इसके किसके नेतृत्व में किया गया था? ये आगा खां और सलीमुल्लाह खां के नेतृत्व में। ठीक है, मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में अध्यक्षता करते समय
मोहम्मद अली जिन्ना ने 22 मार्च 1940 को भारत से अलग मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की। जिन्ना ने अधिवेशन में भाषण देते हुए कहा कि वे अलग मुस्लिम राष्ट्र के अतिरिक्त और कुछ स्वीकार नहीं करेंगे। वे तब तक इस मांग पर अटल रहेंगे जब तक पाकिस्तान के निर्माण की मांग को पूर्णतः स्वीकार नहीं कर लिया जाता है। पाकिस्तान का विचार सर्वप्रथम कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के विद्यार्थी रहमत अली के मस्तिष्क में आया था, तो ये भी याद रखे रहेगा। होम रूल आंदोलन के नेताओं ने होम रूल शब्द किस सदृश आंदोलन से ग्रहण किया था, तो इसको याद रखिए रहेगा, आयरलैंड से ये किया गया था। होम रूल लीग की स्थापना की योजना मूलतः एनी बेसेंट के द्वारा बनाई गई थी। तिलक और एनी बेसेंट ने स्वराज की प्राप्ति के लिए सरकार पर दबाव डालने के उद्देश्य से एक संगठन की आवश्यकता महसूस की, जिसके लिए आयरलैंड का उदाहरण उनके सामने आया। बाल गंगाधर तिलक ने 1916 में तथा एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की। तो सर्वप्रथम बाल गंगाधर तिलक ने किया था अप्रैल 1916 में, उसके बाद एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की थी। इनमें से किसने तिलक को भारतीय असंतोष का जनक कहा था, तो किसने कहा था, तो वेलेंटाइन चिरोल ने इनको कहा था कि ये भारतीय असंतोष के जनक हैं। किसको, बाल गंगाधर तिलक को। देख लेते हैं, लंदन टाइम्स के संवाददाता एवं इंडियन अर्निस्ट लेखक वेलेंटाइन चिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जन्मदाता कहा। गीता रहस्य नामक पुस्तक बाल गंगाधर तिलक द्वारा लिखी गई है, तो याद रखी रहिएगा किसने कहा था, तो वेलेंटाइन चिरोल ने कहा था। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये किसने कहा था, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। सर सैयद अहमद खान ने, सर मोहम्मद इकबाल ने, आगा खान, नवाब सलीमुल्लाह खान ने। तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, देखिए मुस्लिम लीग की स्थापना जो हुआ था तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने किया, नवाब सलीमुल्लाह खान ने किया था। देखते हैं, H आगा खां के नेतृत्व में मुसलमानों को एक दल वायसराय लॉर्ड मिंटो ने 1 अक्टूबर 1906 को शिमला में मिला। इस प्रतिनिधिमंडल ने वायसराय से अनुरोध किया कि प्रांतीय, केंद्रीय व स्थानीय निर्वाचन हेतु पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था मुसलमानों के लिए की जाए। मिंटो ने इसकी मांगों को पूर्ण समर्थन किया, जिसके फलस्वरूप मुस्लिम नेताओं ने ढाका के नवाब सलीमुल्लाह के नेतृत्व में 30 दिसंबर 1906 को ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना किया गया। तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किया गया था, तो नवाब सलीमुल्लाह खां तथा आगा खां के नेतृत्व में ये किया गया था। तो इसमें दोनों सही होना चाहिए, लेकिन तो ऑप्शन डी माना है, नवाब सलीमुल्लाह खां। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1916 में बाल गंगाधर तिलक के पक्ष में अदालत में पैरवी करने वाले वकीलों का नेतृत्व कर रहे थे, तो ये मोहम्मद अली जिन्ना कर रहे थे। बाल गंगाधर तिलक के पक्ष में जो अदालत की पैरवी कर रहे थे, कौन, मोहम्मद अली जिन्ना कर रहा था। ठीक है। महाराष्ट्र में क्रांतिकारी गतिविधियों के प्रोत्साहन व होम रूल की बढ़ती लोकप्रियता के कारण अंग्रेजों ने तिलक पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया। तिलक की पैरवी मोहम्मद अली जिन्ना ने की। तिलक ने गणपति महोत्सव एवं शिवाजी महोत्सव शुरू किया था, तो याद रखिए रहेगा, गणपति महोत्सव एवं शिवाजी महोत्सव शुरू करने वाले कौन थे, तो ये तिलक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन नामक उद्देश्य को मुस्लिम लीग ने कब स्वीकार किया था। तो साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन नामक उद्देश्य को मुस्लिम लीग ने 1913 में स्वीकार किया था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यहाँ पे देखते हैं, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ब्रिटिश भारत में एक राजनीतिक पार्टी थी। इसकी स्थापना ढाका बांग्लादेश में 1906 में हुई थी। इस पार्टी ने स्वशासन के उद्देश्य को 1913 में स्वीकार किया था।